भारत में अगर शीर्षत्व लाना है, संस्कार लाना है, तो संस्कृत जगत और संस्कृत जगत के प्रति आसक्ति रखने वालों की कमी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश और आसाम के शासन में कठोरता, दृढ़ता आ सकती है, तो निसंदेह जो संस्कृत समाज है और संस्कृत के प्रति निष्ठा रखने वाला समाज है, उस समाज को संघर्ष के लिए उतरना पड़ेगा। तभी हमारी माँ की रक्षा हो सकती है, मातृभूमि की रक्षा हो सकती है, हमारी परंपरा की रक्षा हो सकती है, केवल गुणगान करने से नहीं। जितनी संपदा भारत में मंदिरों के पास है, समाज को आगे बढ़ना चाहिए, विशेषकर संस्कृत समाज को। सुभाषित, सूक्तियाँ और व्यवस्थाएं दिशा दे सकती हैं, गरिमा प्रदान कर सकती हैं, हमारे रगों में रक्त को प्रवाहित कर सकती हैं। लेकिन जो वासनामय जीवन जी रहे हैं, बिता रहे हैं, संस्कृत की धारा में लाभ लेकर के जो अपना जीवन वैभवपूर्ण बनाए हुए हैं, उससे न हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी, न हमारा सनातन सुरक्षित रहेगा और न तो हमारा समाज सुरक्षित रह पाएगा। हमारी परंपरा भी अक्षुण्णता के रूप में नहीं रहेगी। जहाँ पर आघात किए जा रहे हैं और ये आघात बराबर किए गए हजारों वर्ष, और वर्तमान भारतवर्ष में भी वो आघात है, क्योंकि धन की लिप्सा, शोषण की प्रकृति, रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी और दूसरे को आघात पहुंचाने की व्यवस्था राजनीतिक संगठनों के द्वारा, जो सामाजिक संगठन है, उनमें भी विस्तार पा गया। संस्कार में केवल ज्ञान देने से संस्कार नहीं मिलेगा, संगति से मिलेगा। संगति का जो आचरण होगा, संगत की जो प्रेरणा होगी, उससे ज्ञान मिलेगा, उससे सत्संगति आएगी। जब हम देखेंगे बड़े लोगों को वैसा ही आचरण करते हुए, तो हमारे भीतर भी यह प्रेरणा जगेगी कि हमें भी उसका अनुकरण करना चाहिए। राष्ट्र का वैभव लाने के लिए उस संगठन का, उसके आचरण का अनुसरण करना होगा जिसने सैकड़ों वर्ष अपने जीवन के वैभव को लाने, सांस्कृतिक वैभव को लाने के लिए अपना योगदान किया है, अपना बलिदान किया है, अपना त्याग किया है, अपनी इच्छाओं को नष्ट किया है, बलिदान किया है। कामनाएं जो उनके भीतर मानव के रूप में सहज रह पड़ती हो, उन कामनाओं को भी जिन्होंने तिरस्कृत किया, जिसके मन में राष्ट्र की संकल्पना, गंगा, यमुना और जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उनके प्रति आस्था का भाव, मिट्टी के प्रति लगाव, समुद्र के प्रति जुड़ाव, पर्वतों के प्रति निष्ठा पैदा करने की भावना जिसके भीतर निहित रही है, और जिसने यह मानकर कि यह माँ नहीं है, यह नदी है, ये मंदिर है, शिव मंदिर है, ये भगवान का नहीं है, ये भगवान राम का नहीं है, जिसके भीतर आसक्ति और उसकी भाषा नहीं है, उसका पीछा चाटने वाले जो भारतीय संस्कृति के व्याख्याकार हैं, उनको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि
संपदा, सम्मान तभी प्राप्त होगा जब भारतीय परिवेश में आप समाज को ढालोगे। जब भी वैदेशिक भाव, वैदेशिक शिक्षा, वैदेशिक संस्कार जो भारत में 1070 वर्षों से पारंपरिक रूप में जमीन पा गए हैं, उसको तोड़ना होगा और बच्चों में संस्कार पैदा करना होगा। जो पीढ़ी आज है उसको शिक्षित करना होगा और दूसरी पीढ़ी के आगमन की आधारशिला रखनी पड़ेगी। भारत की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए विदेशी मानसिकता, कुप्रचार करने वाले क्लाइव और मैकाले की संततियां विशेष रूप में विस्तार अभी भी ट्रंप की अवहेलना, ट्रंप की नकार से सबक और शिक्षा नहीं प्राप्त हुई है। जो कुछ भी है इस मिट्टी में है, इस मिट्टी में समाहित होना है, इस मिट्टी से अन्न पाना है, इस मिट्टी की वजह से दूध मिलना है, जल प्राप्त करना है, इसके पर्यावरण में, परिवेश में अपना जीवन बिताना है। अंततः भारत के अनेक उपन्यासकारों और साहित्यकारों ने इसको व्यक्त कर दिया है कि भारत की मिट्टी ही अपना अंतिम सोपान है और वहीं पर तृप्ति है, वहीं पर साधना है, वहीं पर जागृति है। व्यक्ति को रूखा सूखा मिल जाए जीवन यापन कर सकता है। देहातों से ग्राम को त्याग करके शहरों की ओर जो दौड़ हो रही है, अंतिम अवस्था में उसको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रेमचंद ने स्वीकार किया था, जो अविवाहित जीवन जीना चाहते हैं वो दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित लालसा की तृप्ति करना चाहते हैं। ऐसा ही राजनीतिक दल का कथित युवक दूसरों की हरी भरी खेती में अपना मुंह डालकर अपनी कुत्सित वासना को तृप्त करने के लिए प्रयत्नशील। मुंशी प्रेमचंद इसको जानते थे, भविष्य जानते थे कि देश के साथ क्या विश्वासघात हो रहा है। देश में यूरोपीय संस्कृति का प्रसार प्रचार और साथ ही उनका यह भी संदेश है, यह भी दिशा है कि उस कारखाने को छोड़ना चाहती हूँ जहाँ मनुष्य का निर्माण होता है और उस कारखाने में जाना चाहती हूँ जहाँ मनुष्य का भाग्य पीसा जाता है। तीसरी चीज, हंस की तुलना करके वो कहते हैं कि हंस ने बक बनने का प्रयास किया, कई पीढ़ियाँ गुजर गई, लेकिन हंस बगुला नहीं बन सका और न तो वह हंस ही रहा। यह प्रेरणा मुंशी प्रेमचंद के साहित्य से, गोदान से जो मिलती है, रंगभूमि से मिलती है, वह प्रेरणा हमारी संस्कृति और हमारे साहित्य के निर्माण के लिए। राम सरदारी सिंह दिनकर की जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना, जो ललकार है, मातृभूमि के प्रति लगाव है, निष्ठा है, वह यह ललकार कर कहती है कि भारत को समझो, भारत के ज्ञान को प्रसारित करो। महाकवि जैसे कविता श्यामलाल पांडे, रामनरेश त्रिपाठी और मैत्री सेनगुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा की रचनाओं में, यही नहीं भारत की अन्य भाषाओं में भी उनकी रचनाओं में यही भारत की जागृति है। जगो, उठो, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी साधना के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने विश्वास के लिए, जिस कारण भारत विश्व गुरु रहा है। केवल सदगति सदभी से काम नहीं चलेगा, केवल उपाख्यान से, आख्यान से, केवल दिशा निर्देश से कार्य नहीं करना होगा। वो भगत सिंह की जागृति, खुदीराम बोस का अनुदान, त्याग, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिभा, उनका बलिदान,
इस भाव को भी अपनाना पड़े तो अपनाना होगा संस्कृत के लिए, संस्कृत के लिए, परंपरा के लिए, आस्था के लिए, भक्ति के लिए, त्याग के लिए, उन ऋषियों के लिए जिन्होंने अपना स्वरूप, अपना संस्कार भारत के कण कण में फैलाया। भारत की मिट्टी मिट्टी नहीं है, सोना है, और इसमें जो भी लीन हुए हैं उनका स्वरूप आज भी आदर्श के रूप में विद्यमान है। जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, जिस वेद का ज्ञान, जिस वैदिक ज्ञान को धरोहर के रूप में हमने स्वीकार किया है और जिसको प्रवाहित किया है, जिसको दिशाएं दी हैं, जिनको स्थायित्व दिया है, वह 1000 वर्षों में, 1070 वर्षों में लूटी तो गई ही है, लेकिन आज भी लूटी जा रही है। जागो, उठो और अपने भीतर उस पुरुषार्थ को, उस पराक्रम को, सद्भाव को, उस संदेश को, उस त्याग को, उस उपकार को, उस सेवा को, उस पराक्रम को अपना लक्ष्य बनाओ, जिसकी आवश्यकता संस्कृत के संस्कार में ही निहित है। मृत भाषा मानने वाले जो उसी परिवेश के हैं, उसी संस्कार में हैं, जिन्होंने सचमुच में मृत भाषा के स्वरूप में अपने 70 वर्षों के कालखंड में जिन्होंने संस्कृत की अवहेलना की, अवमानना की, अपमान किया, उसको तिरस्कृत किया, उसको उपेक्षित किया, उसके प्रति किसी भी प्रकार की निष्ठा रखना, ये अपने पूर्वजों के साथ विश्वासघात करना। हमारे भीतर जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, वो रक्त प्रवाह को दूषित करने की संकल्पना लेने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जो आज भी उठने और जागने के लिए तैयार नहीं है। केवल अपनी लिप्सा, अपने आर्थिक मोह, अपनी संपदा के प्रति साधुता का चोंगा पहन लेता है, वह निसंदेह भारत के साथ विश्वासघात करता है। सुभाषित आ रहे हैं, प्रेरक प्रसंग आ रहे हैं, व्यवस्थाएं आ रही हैं, लेकिन उस कालखंड में, जिस कालखंड में बूढ़े भारत में जमानी आई है और बुद्धों में भी इस चेतना का संस्कार पैदा हुआ, जो सुभाषित के महत्व को जानते हैं, जो सूक्तियों के महत्व को जानते हैं, जो व्यवस्था और शास्त्र के महत्व को जानते हैं, जो नीतियों के संबंध में जानकार हैं, उनके भीतर तड़प है, लेकिन जवानी में हथियार उठाना पड़ेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत कुछ किया था, श्रद्धानंद ने अपना बलिदान दिया था, अनेक सनातनी महापुरुषों ने संघर्ष करके, शास्त्रार्थ करके अपने सनातन को जीवंत किया था। जगत गुरु शंकराचार्य ने क्लीवता समाप्त की थी भारत के स्वरूप के लिए, भारत के ज्ञान के विकास के लिए, प्रसार के लिए। यह संकल्पना लानी होगी, उन युवाओं में चेतना पैदा करना होगा जो संस्कृत के प्रति अनुरक्त हों, संस्कृत के प्रति आसक्त हों, और संस्कृत में जो संपदा रही है, जो आयुर्वेद रहा है, ज्योतिष ज्ञान है, ग्रहों का ज्ञान है, नक्षत्रों का बोध है, जिसके भीतर अपूर्व कार्मिक चिंतन की शक्ति, जिसके साहित्य में सौरभ भी है, सुगंध भी है, उपकार भी है, सहयोग भी है, संकल्प भी है, साधना भी है। निसंदेह उस देश में हमको जागृति लानी होगी और संस्कृत की अनिवार्यता
संस्कृति के प्रति लगाव का भाव हमें पैदा करना होगा। केवल सुभाषितों का परिवेश वर्तमान परिवेश में, वर्तमान शासकीय परिवेश में सुलभ हो रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, और प्रोत्साहन की वृद्धि उस समय बढ़ेगी जब हमारे हाथों में शक्ति का संचार होगा। सुधाकर मिश्र जी का एक सुभाषित आया, सद्भिरेव सद्भिरेव सहासीत, सद्भिरेव सहासीत। सद्भि कुर्वीत संगति, सद्भि विविधम, सद्भि विवादम, मैत्री च। ना सद्भि किंचित, ना सद्भि किम, किंचिदा चरेत। सज्जन लोगों की संगति करने से सभी प्रकार की सद्भि प्राप्त होती है। इसलिए सज्जन प्रकृति के लोगों की संगत करनी चाहिए। सज्जन लोग निसंदेह सत्य की दिशा में देते हैं। सज्जन में सत्य निहित है, सज्जन में सद निहित है, तो सद सत्य से ही सिद्धि प्राप्त होती है। मिश्र जी का सुभाषित संस्कार निर्माण के लिए उपयोगी है और इसका अनुपालन सदैव किया जाना चाहिए। विशेषकर शिक्षा संस्थाओं में आज विदेशीता का फैलाव प्रसार अधिक हो गया है। जो माध्यम अंग्रेजी भाषा है, जो माध्यम विविध पंथों और विचारों का है, उसके अंतर्गत व्यक्ति में लोभ की, लाभ की प्रकृति का संचार अधिक हुआ है और उसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारे मन में देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा और लगाव नहीं है और हम स्वयं उसके प्रति घृणा का भाव रख रहे हैं। यह स्थिति पैदा करने के कारक हमारे पारिवारिक स्वरूप हैं। हमारे पास संगति का अभाव है, सज्जन पुरुषों की कमी है, संगति नहीं है, उनकी दिशा नहीं है, उनका बोध नहीं है, उनका ज्ञान नहीं है, जिसको लेकर हम संचरणशील हो सकते हैं। हमारे भीतर केवल यही भावना है कि किस प्रकार से संपत्ति को अर्जित किया जाए, दुराभिसंधि के द्वारा या काल्पनिक स्वभाव के अनुसार अपनी संपदा को बढ़ाया जाए, अपने स्तर को समाज में दिखाया जाए, उसको जागरूक किया जाए। और जागरूकता केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने वैभव के लिए, लेकिन यह वैभव टिकने वाला नहीं है। और जब अंतिम बयान होता है तो
सब कुछ निस्सार हो। जितनी संगति होगी, सही संगति होगी, दिशा मिलेगी, उतनी बुद्धि का सौष्ठव होगा, वैभव होगा, बुद्धि में तीव्रता आएगी और कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी झेलने का साहस अपने मन में आएगा। जिस बालक के मन में यह संकल्प आएगा, शैशव में यह संकल्पना आएगी, वह दृढ़ता के साथ अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। कंटकाकीर्ण मार्ग भी कभी उसके गमन के मार्ग में बाधक नहीं हो सकती। जो चिंतनशील हैं, चिंतनशीलता की दिशा की ओर हैं, उनकी चिंतनशीलता आधारहीन नहीं हो सकती। जिन्होंने कभी राष्ट्र के स्वातंत्र्य की संकल्पना की थी और संकल्पना में उनका पूरा जीवन लगा रहा, अर्पित रहा, उनका नाम, उनकी स्मृतियाँ, उनका विस्तार आज भी हमारे मन में यथावत प्रतिबिंबित है और हम प्रेरणा लेते हैं। चाहे वह अहिल्याबाई होलकर की स्मृतियाँ हों या महारानी पद्मिनी का जौहर हो, उनका व्रत हो, या महाराणा प्रताप का त्याग और बलिदान हो, संघर्ष हो, शिवाजी का पराक्रम हो, बुद्धि हो, दृष्टि हो, चेतना हो, जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने भारत के लिए, संस्कृति के लिए, मर्यादा के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया है, जिन्होंने अपनी रचनाओं से समाज को संस्कारित किया है, उनके भीतर पराक्रम प्रदान किया है, यश प्रदान किया है, उनके भीतर देशभक्ति का भाव पैदा किया है। साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कार्य के माध्यम से, उपकार के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, समाज की सेवा के माध्यम से वह आज भी विस्तरित रूप में हमें प्रेरणा दे रहे हैं और प्रेरणा साक्षात चिंतन का, आदर्श का स्वरूप है। श्याम सुंदर मिश्र जी को जो सुभाषित है, सुभाषितों के प्रसार, प्रचार और चिंतन पोस्टों में उसको दिखाया जाना, उसका व्यापक विस्तार करना राष्ट्र की संकल्पना के लिए, संस्कृति के लिए यह आवश्यक उनका धर्म बन जाता है। मैं नहीं जानता कि वो किस विशेष परिस्थिति में है, लेकिन यदि वो संकल्प अपना स्वयं का लेते हैं तो अवस्था उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकती। संस्थाओं को, गुरुकुलों को अपने हाथ में लेना होगा, अधिक से अधिक उनका विस्तार करना होगा, केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन को बाध्य करना होगा। वहाँ बाध्य करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः उनके भीतर स्फूर्त भाव है, आगे बढ़ने की जरूरत है। संस्था संचालन की प्रकृति की आवश्यकता है। यह न केवल जीविकोपार्जन में भी सहायता कर सकती है, बल्कि अपने ज्ञान के, अपने प्रभाव के विस्तार से शासकीय सुविधाओं में भी अपना स्थान बना सकती है। जिन भी महापुरुषों ने इस दिशा में संघर्ष किया है, उसी का लाभ आज संस्कृत समाज को मिल रहा है। जिस कामना, संकल्पना में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में की थी, वह अपनी दिशा प्रारंभिक काल के बाद उससे विरत हुआ और केवल लाभ, लोभ का केंद्र बन गया। संस्कृत के लिए जो साधना और जो संघर्ष उस कालखंड के संस्कृत शिक्षकों में था, वह हमारे भीतर आज नहीं रह गया है।
ये जगाना होगा और तभी माँ की रक्षा हो सकती है, क्योंकि संस्कृत हमारी माँ है। संस्कृत हमारी संस्कृति का केंद्र है, आधार है और उसको जीवंत रखना होगा। जिसको मृत स्वरूप माना गया था उसको जीवित दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपीय पश्चिमी साहित्य में या खाड़ी के देशों के साहित्य में वह गहराई नहीं है, वह विशेषता नहीं है जो संस्कृत वाङ्मय में है।